हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लिनिकल कैप्नोग्राफी। तो लास्ट ईयर जो MCRE 4 एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। क्लिनिकल कैप्नोग्राफी से लगभग एक दो क्वेश्चन तो आपको रहते ही हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके डायग्राम बेसिस पे रहते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कब कौन सा डायग्राम बनता है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नॉर्मल कैप्नोग्राफी होता है, कैप्नोग्राफिक वैल्यू होता है EtCO2 का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है आपका 35 to 45 mmHg। और फर्स्ट है कि ये वेंटिलेशन का मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर्स हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन एंड द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। क्या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पेशेंट में चल रहा है उसको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। साथ ही परफ्यूजन को भी ये जो है वो बताता है, परफ्यूजन का भी ये मॉनिटर है। ट्रैक्स कार्डियक आउटपुट, पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड CPR इफिकेसी। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डिटेक्ट्स हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट जैसे फीवर, सेप्सिस और हाइपोथर्मिया। और एयरवे इंटीग्रिटी को ये कंफर्म करता है, यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को आइडियल प्लेसमेंट है कि नहीं, एंड कंटिन्यूअस सर्किट कनेक्टिविटी को जो है ये दिखाता है। अब बात करते हैं कि कैप्नोग्राफी है क्या। तो आप सभी को पता है कि कंटिन्यूअस ग्राफिकल मेजरमेंट है जो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। जो भी रेस्पिरेटरी साइकिल वेंटिलेटर के थ्रू आप मेंटेन कर रहे हो पेशेंट में, उसमें जो है आप उसे मॉनिटर कर पा रहे हो। नेक्स्ट है, अब जो नॉर्मल इसका सिनेरियो होता है, जो नॉर्मल इसका आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे। फेज फर्स्ट इज द फ्लैट लाइन एट EtCO2 0, यानी इंस्पायर्ड फ्रेश गैसेस, नो CO2। तो यहाँ से इंस्पायरेशन जो है स्टार्ट हुआ। फेज सेकेंड इज द एक्सपायरेटरी ऑफ स्ट्रोक, यानी रैपिड मिक्सिंग ऑफ डेड स्पेस एंड एल्व्यूलर गैसेस। फेज थर्ड इज द एल्व्यूलर प्लेटू, यानी मोस्टली एल्व्यूलर गैस, हाईएस्ट CO2 कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें EtCO2 जो है वो पता चलता है, यानी इन टाइडल CO2 जो है यहाँ पे हम मेजर करते हैं, जहाँ पे हमारा जो है एक्सपायरेशन का फेज जो है वो खत्म होता है। और फिर से यहाँ पे फेज 0 यानी इंस्पायरेशन जो है, फ्रेश गैसेस का जो है अपटेक जो है वो होने लगेगा। ठीक है, यानी CO2 जो है फॉल होके 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल जो कैप्नोग्राफी होता है वो आपका 35 to 45 mmHg आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक डिसीजन ट्री, मतलब हम क्वेश्चन पुट करेंगे और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी ये हमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द वेव फॉर्म कम्प्लीटली एब्सेंट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कैप्नोग्राफी का जो वेव फॉर्म हमने देखा था, ठीक है, वो कम्प्लीटली हमें एब्सेंट दिखे, फ्लैट लाइन दिखे। ठीक है, तो हाँ ये ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है, तो द फ्लैट लाइन क्राइसिस, एयरवे और सर्किट फेलियर में जो है ये दिख सकता है। आप याद रखिएगा, एयरवे और सर्किट फेलियर में ये जो है वो दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इज द शेप डिस्टॉर्टेड, मतलब क्या कभी इसका जो शेप है वो उल्टा सीधा आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। द शार्क फिन एनोमलीज, शार्क फिन एनोमलीज कैसे हो सकता है, ये मैंने थोड़ा गलत बनाया। तो ऐसे शार्क फिन अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो या ब्रोंकोस्पाज्म हो तब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द बेस लाइन फेल्स टू द रीच 0। यस। कब, तो जब एलिवेटेड बेस लाइन होगा, यानी रीब्रीदिंग और इक्विपमेंट फेलियर होगा तब। कब होगा, जब रीब्रीदिंग और इक्विपमेंट फेलियर होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द हाईएस्ट ट्रेंडिंग
abnormally, तो यस, जब मेटाबॉलिज्म एंड परफ्यूजन स्पेक्ट्रम जो है वो देखने को हमें मिलेगा, कब? कार्डियक आउटपुट और मेटाबॉलिक शिफ्ट में। नेक्स्ट है पैटर्न फर्स्ट, यानी द फ्लैट लाइन क्राइसिस। तो यहाँ देखना, आप नॉर्मल वेव फॉर्म चल रहा था और यहाँ पे जो है फ्लैट लाइन हो गया। तो फेलियर पॉइंट इज द ट्यूब एंड एयरवे, यानी इसोफेजियल इंटुबेशन हो सकता है। तो फ्यू स्मॉल CO2 वेव डिसअपियर्स रैपिडली, नो चेस्ट राइज, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है देखने को मिल सकता है, या फिर ट्यूब किंक देखने को मिल सकता है। ट्यूब जो है वो उसमें म्यूकस प्लग जा सकता है और सीवियर लैरिंगोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। एक्सीडेंटल एक्सटुबेशन भी हो सकता है, सडन कंप्लीट डिसअपियरेंस इस समय भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 इज इक्विपमेंट, यानी डिस्कनेक्शन ऑफ सर्किट, वेंटिलेटर और ट्यूब डिस्कनेक्शन इंटायरली। फेलियर थर्ड पॉइंट जो है वो पेशेंट से रिलेटेड है, यानी एपनिया, नॉर्मल वेव सडनली स्टॉप, कॉजेज इंक्लूड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ड्रग ओवरडोज और सिडेशन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो है देखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, रेड अलर्ट कब होगा? तो एक्सेस द पेशेंट इमीडिएटली, देन चेक एयरवे एंड इक्विपमेंट, रीस्टोर एयरवे वेंटिलेशन। नेक्स्ट है पैटर्न 2, जब शार्क फिन एनोमलीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका डिलेड एल्वियोलर एम्फीटाइम, यानी डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म क्या होगा? तो ब्रोंकोस्पाज्म या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज देखने को मिल सकता है आपको। मैकेनिज्म की बात करें तो slanted expiry of stroke and upward sprawling alveolar plateau indicate a partially obstructed airway or trapped air। क्लिनिकल सिनेरियो क्या है? तो आस्थमा में देखने को मिलेगा, COPD के पेशेंट में देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म और सिक्रीशंस में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट हमारा गाइडलाइन क्या है? तो एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स, अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ है तो आप ब्रोंकोडायलेटर्स एडमिनिस्टर करोगे। नेक्स्ट है deepen intraoperative anesthesia, suction secretion if present, or prolong expiratory time on mechanical ventilator to avoid air trapping। नेक्स्ट है पैटर्न थर्ड, द एलिवेटेड बेसलाइन, यानी ETCO2 इस समय 0 दिखेगा और परसिस्टेंट एलिवेशन इंडिकेट्स रीब्रीदिंग, यानी इसके कॉज क्या होंगे, एटियोलॉजी क्या होगा? तो एग्जॉस्टेड सोडा लाइन। वेव फॉर्म फाइंडिंग, तो बेस लाइन एलिवेटेड प्लस इंस्पायरेटरी CO2 जो है वो 0 mmHg आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फॉल्टी इंस्पायरेटरी वाल्व देखें, तो इसका वेव फॉर्म फाइंडिंग क्या होगा? तो एलिवेटेड बेसलाइन विद डिस्टिंक्ट रीब्रीदिंग पैटर्न। एक्शन क्या होगा? तो रिप्लेस वाल्व। फॉल्टी एक्सपायरेटरी वाल्व देखने को मिलेगा, तो एलिवेट बेसलाइन विद एन इरेगुलर प्लेटू, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको? जो वाल्व जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा, ये आपका अलग रहेगा। और नेक्स्ट है सिस्टम फेलियर, यानी इनएडिक्वेट फ्रेश गैस फ्लो और सर्किल सिस्टम माल फंक्शन। इस समय इंक्रीज फ्रेश गैस फ्लो और इंस्पेक्ट करना होगा आपको सर्किट को। नेक्स्ट है फेज 1 इज कार्डियक अरेस्ट, वेरी लो ETCO2 लेस देन 10 mmHg indicates no pulmonary blood flow, और लो ETCO2 ड्यूरिंग CPR मीन्स पुअर चेस्ट कंप्रेशन। और अगर आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो और वो इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तब भी लो ETCO2 जो है वो जनरेट होगा। तो एक्शन आपको क्या करना है? तो इम्प्रूव CPR क्वालिटी इमीडिएटली। फेज 2 यानी रॉस की बात करें, रॉस का मतलब क्या होता है? रिटर्न स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, पेशेंट का जो है सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए। तो कह रहे हैं सडन जंप, एग्जाम्पल 10 mmHg से 38 mmHg is an excellent sign indicating the heart has started pumping and perfusion is restored। अब क्या करना है? इस समय चेक करना है पेशेंट का पल्स। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजिकल कैवेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज टेम्परली ट्रांजिएंट इंक्रीज इन ETCO2। क्यों? क्योंकि एज बाइकार्बोनेट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड इज एक्सेल्ड। एक्शन तो डू नॉट मिस इंटरप्रेट
एज ए रॉस्क, तो इसको हमें रॉस्क नहीं मानना है। अगर आप सोडा बाइकार्ब यूज कर रहे हो एट द टाइम ऑफ सीपीआर, तो वो जो है CO2 के वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस लाएगा। नेक्स्ट है आपका सडन ड्रॉप एंड इरेगुलरिटीज की बात करें तो इसमें आपका सडन डिक्रीज कब होगा। पैनल फर्स्ट है सडन डिक्रीज इन AtCO2 कब होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होगा। कब होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होगा। सडन फॉल और वेव फॉर्म रिटेन नॉर्मल शेप बट इज मच स्मॉलर ड्यू टू रिड्यूस पल्मोनरी परफ्यूजन। साइन आपको हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया और हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म, सडन शार्प डिक्रीज और हाई रिस्क ड्यूरिंग न्यूरोसर्जरी, या खास करके सिटिंग पोजीशन की बात करें, लैप्रोस्कोपी और सेंट्रल लाइन इंसर्शन। एक्शन क्या लेना है, तो इन्फॉर्म सर्जन और फ्लड फ्लड फील्ड और एस्पायरेट सेंट्रल लाइन। सीवियर हाइपोटेंशन की बात करें तो रिड्यूस वेव फॉर्म हाइट ड्यू टू यूनिवर्सली पुअर पल्मोनरी परफ्यूजन। नेक्स्ट है इरेगुलरिटीज और मैकेनिकल या एनाटॉमिकल फेलियर में आपको सर्किट लीक, मैकेनिकल वेंटिलेटर मालफंक्शन और एंडोट्रैकियल इंटुबेशन वार्निंग साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पैटर्न 5, द मेटाबॉलिज्म एंड परफ्यूजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो राइज स्टेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रेजुअली CO2 इंक्रीजेज, और फॉलिंग स्टेयर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे CO2 ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कब होगा, तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट जब इंक्रीज होगा तब, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट्स होंगे तब, और हाइपर वेंटिलेशन होगा तब। और इसमें भी मोर देन 45 mmHg कब, तो ओपियोइड, सिडेशन, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस। रेड अलर्ट क्या है, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसमें क्या है, रैपिड इंक्रीजिंग AtCO2 डिस्पाइट इंक्रीजिंग वेंटिलेशन। लेट साइन इंक्लूड टेकिकार्डिया एंड मसल रिजिडिटी। एक्शन आपको क्या करना है, तो जो ट्रिगरिंग एजेंट होंगे उनको स्टॉप करना है, देन डेंटोलिन सोडियम देना है और 100% ऑक्सीजन देना है और एक्टिव कूलिंग करना है। कितना, 38 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो है स्पेसिफिक लेक्चर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाला लेक्चर ही है, आपको देखने को जो मिलेगा। अब ग्रेजुअली डिक्रीज कब करेगा, तो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कैसे कंडीशन, तो शॉक, मैसिव हेमरेज और हार्ट फेलियर। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, हाइपोथर्मिया और हाइपर वेंटिलेशन, जहाँ AtCO2 जो है वो ज़्यादा होगा। कितना होगा, तो 35 mmHg, जैसे एंजाइटी, पेन और AtCO2 कम होगा, लेस देन 35 mmHg, जैसे एंजाइटी, पेन और ओवर वेंटिलेशन। एक नोट आपको याद रखना होगा यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी कॉजेज माइल्ड लोअर AtCO2 ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हाइपर वेंटिलेशन। अब यहाँ पे सिनेरियोज है कि इंक्रीज AtCO2 एंड डिक्रीज AtCO2, तो ग्रेजुअली चेंज कब कैसे होगा और सडन चेंज कब होगा, तो सडन कब होगा, जब रॉस्क अचीव हो जाएगा। यानी आपने देखा था कि 10 mmHg से तुरंत ये बढ़ के 38 mmHg हो जा रहा था, ठीक है। या फिर सोडा बाइकार्ब आप एडमिनिस्टर कर दिए, तो सोडा बाइकार्ब जो बाइकार्बोनेट है CO3 माइनस जो है वो CO2 बन के जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुअली चेंज, यानी हाइपर वेंटिलेशन जब होगा तो मोर देन 45 mmHg होगा। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में जो होगा, फीवर और सेप्सिस में, और इंक्रीज ओवरऑल CO2 प्रोडक्शन। डिक्रीज AtCO2 कब होगा, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होगा, एयर एम्बोलिज्म में, सर्किट डिस्कनेक्शन में, कार्डियक अरेस्ट और सीवियर हाइपोटेंशन। और ग्रेजुअली कब डिक्रीज होगा, तो हाइपर वेंटिलेशन में और शॉक और मैसिव हेमरेज और हाइपोथर्मिया में। द लास्ट इज गोल्डन रूल क्या है कैप्नोग्राफी के लिए, तो को एग्जिस्ट इज किंग, यानी ऑलवेज इंटरप्रेट द कंटिन्यूअस कैप्नोग्राम टुगेदर विद द पेशेंट इमीडिएट क्लिनिकल कंडीशन। पेशेंट का इमीडिएट क्लिनिकल कंडीशन कैसा है उसके साथ जो है कैप्नोग्राम को आपको मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट है फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल, यानी अ सडन फ्लैट लाइन dictates immediate physical assessment of the patient first and followed by airway and then equipment. Next है the malignant hypothermia warning is a rising AtCO2 despite adequate ventilation is an early and critical warning sign of malignant hypothermia. Baseline rule की बात करें तो
Persistent elevation of the waveform baseline indicates active circuit rebreathing until proven otherwise. The gold standard is continuous capnography is the definitive standard for the conforming endotracheal tube and placement and monitoring advanced life support. तो दोस्तों आज के लिए ये एंडोट्रैकियल ट्यूब को भी ये मॉनिटर करेगा कि प्रॉपर है कि नहीं, और कैप्नोग्राफी जो है MCRE 5 के लिए या एम्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए नॉट सेट आप दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो आइडियली ये पूछता है, बाकी 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट अलग हो सकता है लेकिन वो बेस्ड होगा कैप्नोग्राफी से ही। तो मैक्सिमम जो है अब एम्स भी क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आपको ये सारे सिनेरियो जो है इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों, और तैयारी अपना करते रहें। धन्यवाद।